जिसमें हमने पेरेंट्स की बात की थी और पीयर ग्रुप की बात की थी कि पेरेंट्स को जोड़ के हमें किस तरह से फायदे मिलते हैं, पेरेंट्स का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, और हमारे जो पीयर्स हैं, सहपाठी हैं, उनका किस तरह से उपयोग करके हम एक अच्छे संसाधन की तरह उनको उपयोग कर सकते हैं और समावेशी शिक्षा को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो दो रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की थी कल, दो पार्टनरशिप्स के बारे में। आज करनी है कि नेटवर्किंग विद स्कूल फंक्शनरीज। जो भी विद्यालय है, जो विद्यालय का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उस जो भी वहाँ का स्टाफ है, टीचर्स है, हेडमास्टर्स हैं, उनको हम किस तरह से जोड़ सकते हैं समावेशी शिक्षा से। क्योंकि समावेशी शिक्षा, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि अगर सबका मिला जुला प्रयास होता है तो ये ज्यादा सफल हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक होती है। इसमें बहुत सारे कौशल शामिल होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। तो सिर्फ स्कूल की चार दीवारी तक या क्लास की चार दीवारी तक हम इसको सीमित नहीं रख सकते। इसलिए हमें स्कूल के जो फंक्शनरीज हैं, जो भी स्कूल में फंक्शन करते हैं लोग, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो, चाहे वो हेडमास्टर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टीचर्स हो, उनकी हम किस तरह से नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनको हम किस तरह से समावेशी शिक्षा में के साथ जोड़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जोड़ सकते हैं, बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। जो भी समावेशी विद्यालय है, उस विद्यालय के शिक्षकों को और वहां के टीचरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करके कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, इसमें किन भिन्न भिन्न तरह के बच्चों के बारे में बताना, उनकी आवश्यकताओं के बारे में उन्हें अवगत कराना, और ये सारी चीजें जो है वो हम अगर करें, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का हम आयोजन करें, तो हम स्कूल के अध्यापकों को और प्रधानाध्यापकों को समावेशी शिक्षा के और करीब ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइजेशन, प्रशिक्षण उनको देंगे। दूसरा, जो जो हमारे टीचर्स हैं थोड़े हायर एजुकेशन के लिए हैं या थोड़े हायर क्लासेस के लिए वो पढ़ाते हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन कोर्सेज का आयोजन, ठीक है, कि किस तरह से उनको डिसेबिलिटी के बारे में ओरिएंट करना, डिसेबिलिटी की आवश्यकताओं के बारे में ओरिएंट करना। तो इस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं। पहला जो हमने आपको बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो 3 से 4 घंटे का होता है, लेकिन जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं ये कुछ दिनों के होते हैं, हफ्ते भर, 1 हफ्ते का, 10 दिन का। तो उसमें क्या होता है कि जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के, उनको डिसेबिलिटीज के हर एस्पेक्ट से परिचित कराया जाता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से उनको स्कूल का विजिट भी कराया जाता है, उनके रिसर्चेस के बारे में भी बात की जाती है। तो हर प्रकार से उनको जो विशेष जो हमारा शिक्षा है उससे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ओरिएंटेशन कोर्सेज का भी हम आयोजन कर सकते हैं उनको नेटवर्किंग करने के लिए। उसके बाद रिफ्रेशर कोर्सेज, रिफ्रेशर जैसे कि नाम से ही आप अवगत हो रहे हैं कि अपनी अपने ज्ञान को नया बनाना, रिफ्रेश करना, जो भी नए नए शोध हो रहे हैं, जो भी नई नई तकनीकियां आई है इस क्षेत्र में, बच्चों के लिए कौन कौन सी नई नई टेक्निक्स हैं, उपकरण हैं, तो इन सब के बारे में भी हमें शिक्षकों को और अध्यापकों को हमें बताना आवश्यक होता है। तो इसके इन इन सब चीजों के बारे में अगर हम उन्हें ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, तो उनकी जो अपनी खुद के जो ज्ञान है, पुराने पुराने हो चुके ज्ञान, वो रिफ्रेश हो जाएंगे,
और वो नई नई चीजों से खुद को अपग्रेड कर पाएंगे। कहते हैं ना कि फैकल्टी डेवलपमेंट या टीचर डेवलपमेंट, क्योंकि एक टीचर को अप टू डेट होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसको अपने अपने जो टीचर्स हैं अपने बच्चों को टैकल करना होता है, तो उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से इक्विप्ड होना चाहिए। इसलिए रिफ्रेशर कोर्सेज का भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है सेंसिटाइजेशन ऑफ जनरल एजुकेशन टीचर्स या जनरल पब्लिक। मतलब हमें जो जनरल हमारी पब्लिक है, जो हमारे सामान्य शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का मतलब है कि विकलांगता से उनको उनको विकलांगता के बारे में जानकारियां प्रदान करना, कि उनको सेंसिटाइज करना, कि उनको ये ना लगे कि उनके क्लास में जो विशेष बच्चे हैं वो उनके प्रति संवेदनशील बने, संवेदनहीन ना बने, कि जो जो दिमाग में पहले से है विचार कि भाई ये तो नहीं कुछ कर सकते, ये किसी लायक नहीं होते हैं। तो ये सारे जो टैबू हैं, ये सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनको हटाना, तो इसके लिए उनको सेंसिटाइज करना, उनको जागरूक करना, उनको संवेदनशील बनाने के लिए भी हमें समय समय पर प्रोग्राम या लेक्चर्स आयोजित करने चाहिए। उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज आवश्यक हैं समावेशी शिक्षा के लिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, मतलब चाहे भौतिक संसाधन हो, चाहे मानव संसाधन हो, ये दोनों ही तरह के संसाधन विशेष जो हमारा समावेशी शिक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो मानव संसाधन होता है, जैसे स्पेशल एजुकेटर, रिसोर्स टीचर्स, इटिनरेंट टीचर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो कि हमें बच्चों के लिए आवश्यकता पड़ती है इनकी। और जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पेशल फर्नीचर्स हो गए, उपकरण हो गए, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये कैसे रिसोर्सेज होते हैं, भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज। तो इन सभी संसाधनों को जुटाना, इन सभी संसाधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना, इसके द्वारा भी हम समावेशी शिक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसके अलावा सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, जो भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनके प्रति थोड़ा भावनात्मक होना, मीन्स उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना। इसके बारे में भी टीचर्स को विद्यालय में या कक्षा में वो माहौल तैयार करना चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। तो ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे विशेष बच्चे जो हमारे हैं वो अपने अपने इमोशंस को, अपने संवेगों को आसानी से व्यक्त कर सके, ऐसा माहौल बनाना। तो इससे क्या होगा कि टीचर और बच्चे एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से जुड़ेंगे। जब बच्चे अपनी भावनाओं को सबके सामने व्यक्त कर पाएंगे तो निसंदेह उनकी आपस की बॉन्डिंग और बेहतर हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है कि मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। जो भी कार्य किए गए अब तक, जो भी मैंने आपको बिंदु बताए, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रिफ्रेशर कोर्सेज हो, ओरिएंटेशन कोर्सेज हो, संसाधनों को जुटाना हो, तो इन सभी का क्या ग्रोथ हुई, कितना उपलब्ध हुआ, क्या स्टेटस है, इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी होनी बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कि जिनके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं समावेशी शिक्षा में, जो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को जुटा रहे हैं, जो नेटवर्किंग हम क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वो कितनी कितनी सटीक आगे बढ़ रही है, कहीं उसमें किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है, कहीं उसमें और कोई चीज जोड़ने की आवश्यकता तो नहीं है, क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
क्या हमारी नेटवर्किंग सही काम कर रही है, हमें और लोगों को तो नहीं जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजों को समय समय पर मॉनिटर भी करते रहना। अगर हम ये सारे कार्य करेंगे तो जो स्कूल है, पूरा स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल के फंक्शनरीज है, वो भी नेटवर्क हो जाएगा और वो भी समावेशी शिक्षा के साथ उसका भी जुड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली बच्चों के साथ नहीं जुड़ा होता है, पर थ्रू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज वो बच्चों की एजुकेशन के साथ जुड़ जाता है। इनडायरेक्टली वो बच्चों की एजुकेशन से एसोसिएटेड होता है, चाहे उनके लिए उपकरणों की व्यवस्था करना है, चाहे उनके लिए वर्कशॉप्स या टीचर्स को संचालन प्रोग्राम करवाना, तो इनडायरेक्टली सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्कूल फंक्शनरीज को भी नेटवर्किंग के माध्यम से समावेशी शिक्षा से जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोलैबोरेटिव एंड टीम टीचिंग। कल हमने आपको थोड़ा सा कोलैबोरेटिव टीचिंग के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने, किसी को याद है? कल जब मैं आपको पीयर वाला बता रही थी नेटवर्किंग, तो कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात की थी मैंने। किसी को याद है मैंने क्या बताया था? कोलैबोरेटिव टीचिंग, एनीवन? यस, एनीवन? बताया था कि नहीं बताया था, ये बताइए पहले। आवाज मेरी आ रही है सबको? ऐसा तो नहीं मैं बोले जा रही हूँ किसी को आवाज ही नहीं आ रही हो? मेरी आवाज आ मैम रही है बच्चों? मैम आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, हाँ। तो बीच में कुछ कुछ बोलते रहा करो, मुझे लगता है कभी ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रही हूँ आप लोग को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं। कोलैबोरेटिव टीचिंग, जो कोलैबोरेटिव एंड जो टीम टीचिंग होती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। कोलैबोरेटिव जो टीचिंग होती है वो ज्यादातर इंक्लूसिव जो सेटअप होता है उसमें प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जनरल एजुकेशन का जो टीचर होता है और स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं, दे वर्क टुगेदर, वो एक साथ कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं? लेसन प्लानिंग करते हैं, पहला काम। पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। और भी जो डिफरेंट मैनेजमेंट होता है क्लास का, उसको करते हैं। तो एक ही क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स या दो टीचर्स एक साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी को कहा जाता है कोलैबोरेटिव या टीम टीचिंग। इसका एक उदाहरण आप लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में भी देखा है। देखा है? कोई बता सकता है? इसका एक छोटा उदाहरण आपने अपने विश्वविद्यालय में देखा है? एनीवन? मैम जो साइन साइन लैंग्वेज लैंग्वेज और वाली, साइन लैंग्वेज जो यस, होती है उसकी। यस, यस, यस। तो जो कॉमन क्लासेस में आपने देखा है कि जब एक टीचर आपको लेक्चर दे रहा होता है, तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स जो होते हैं वो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को साइन लैंग्वेज के द्वारा वही चीजें समझा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह की कोलैबोरेटिव टीचिंग है, टीम टीचिंग है, कि टीचर्स की टीम मिलके कोई चीज बच्चों को बता रही है, बच्चों को समझा रही है। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे शब्दों में हम बात की जाए तो टीम टीचिंग होती है। कोलैबोरेटिव टीचिंग का मतलब जब दो टीचर्स एक साथ कक्षा में पढ़ाते हैं, उसको हम कोलैबोरेटिव टीचिंग कहते हैं। और वो क्या क्या काम करते हैं? पहले तो वो लेसन प्लानिंग करते हैं, क्या कैसे क्या लेसन पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी प्लानिंग भी वो मिलके करते हैं।
फिर वो पढ़ाते भी मिलके हैं, फिर बच्चों की प्रोग्रेस को भी मिलके मॉनिटर करते हैं एंड क्लास को मैनेज भी करते हैं। ठीक है, आगे हम इसके और आगे जब बढ़ेंगे तो हम एक एक इसका लेके चलेंगे, इनके टाइप्स भी होते हैं 3-4, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करें कि इसमें इसका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होता है। तो सबसे जो पहला बेनिफिट होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट कैन स्पेंड मोर टाइम विद द टीचर्स एंड गेट मोर इंडिविजुअल अटेंशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाता है टीचर्स के द्वारा, क्योंकि जब एक टीचर पूरी क्लास को एड्रेस कर रहा होता है तो जो दूसरा टीचर होता है वो बच्चों के पास इंडिविजुअली उनको अटेंड कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाता है, सबसे पहला जो इसका बेनिफिट होता है। द सेकेंड बेनिफिट जो होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग का वो ये होता है कि बच्चों को 2 डिफरेंट टीचिंग स्टाइल से पढ़ने का मौका मिलता है, 2 डिफरेंट तरह के आइडियाज शेयर करने का मौका मिलता है और 2 अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस उनको प्राप्त होते हैं फॉर सेम कंटेंट, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है कि 2 शिक्षक है, दोनों का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है अलग अलग, तो उनको दो तरह के स्टाइल्स मिल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्टाइल से समझ में नहीं आया तो दूसरे का भी चांस है। इसी तरह अपने अपने आइडियाज जो शेयर करते हैं, जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाने का दूसरा तरीका है, कोई और अगर आपको पढ़ाएंगे टीचर तो उनका कोई और तरीका हो सकता है। तो एक ही कंटेंट को जब आप भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ेंगे तो शायद आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है और नए नए अनुभव मिलते हैं, एक से ज्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं बच्चे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग के। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि कोलैबोरेटिव टीचिंग के कुछ बेसिक मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स, तो सबसे पहला जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं टीम टीचिंग। तो इसमें क्या होता है कि बोथ टीचर्स प्लान लेसन्स एंड वर्क टुगेदर टू टीच स्टूडेंट्स। It also gives students the chance to ask questions and get assistance during a lesson. तो इसमें सिंपली दोनों जो टीचर्स होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको टीम टीचिंग बोलते हैं। और दोनों टीचर एक साथ प्लानिंग करते हैं, एक साथ कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे ज्यादा अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 2 टीचर्स होते हैं, तो ज्यादा मात्रा में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ज्यादा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला मॉडल होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग का, दैट इज कॉल्ड टीम टीचिंग। दूसरा मॉडल जो होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग का वो है वन टीचर्स, वन असिस्ट्स और ऑब्जर्व्स। मतलब इस मॉडल में क्या होता है, एक टाइम पे एक टीचर जो होता है वो क्लास में एक्टिवली टीचिंग कर रहा होता है और जो दूसरा उसका पार्टनर होता है वो फ्री होता है टू ऑब्जर्व अदर स्टूडेंट्स, टू असिस्ट अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए सोशल स्टडीज का कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो जो एक टीचर तो पूरा कंटेंट पढ़ा रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, और दूसरा जो टीचर होता है वो कक्षा में राउंड लगा रहा है और जिस बच्चे को समस्या है उसको असिस्ट कर रहा है, ऑन द स्पॉट असिस्ट कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर रहा है, बच्चों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि ड्यूरिंग द क्लास बच्चे किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, या बच्चों का जो रिस्पॉन्ड है आंसर देने का, वो किस तरह से प्रश्नों को समझ पा रहे हैं और किस तरह से समझ के उसका उत्तर दे पा रहे हैं। तो उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है
उसके बारे में वो ऑब्जर्व करता है, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये कहाँ काम आते हैं? जब बच्चों की आईईपी बन रही होती है उस समय ये सारे जो डेटा, ये सारी एनालिसिस जो उस टीचर ने ड्यूरिंग द क्लास की होती है उस समय काम आती है, जब हम बच्चे की इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे होते हैं। हमें मालूम चलता है कि अच्छा इस बच्चे में वो ये बच्चा क्लास में ज्यादा टेंशन नहीं दे पा रहा था, क्लास के बाहर इधर उधर देख रहा था, या हाथ पैर हिला रहा था, या बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा था, और ये बच्चा जो था ये अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी चीजें, सारे डेटा दूसरा टीचर अपने पास नोट करता जाता है। तो जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरा टीचर क्लास को इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा है या क्लास में ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इसको कहते हैं वन टीचर्स वन असिस्ट और ऑब्जर्व्स। ये दूसरा मॉडल कोलैबोरेटिव टीचिंग का है। थर्ड जो मॉडल है कोलैबोरेटिव टीचिंग का वो है स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं कक्षा के उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो जो दोनों शिक्षक होते हैं वो भी अपनी अपनी विषय वस्तु डिवाइड कर लेते हैं, और बच्चों को रोटेशन वाइज शिक्षा दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप में, मान लीजिए कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 10-10 के 2 ग्रुप बना दिए गए। अब 10 बच्चों को एक शिक्षक ने एक पाठ पढ़ाया, फिर वो 10 बच्चे दूसरे शिक्षक के पास आ गए और पहले 10 बच्चे दूसरे वाले पहले के पास चले गए। तो पहले दोनों ने अपने अपने विषय वस्तु एक ग्रुप को पढ़ाया, फिर बच्चे ट्रांसफर हो गए और उन्होंने फिर से वही विषय वस्तु दूसरे ग्रुप को पढ़ाई। तो रोटेशन वाइज ये चलता रहता है, स्टेशन चेंज होते रहते हैं। कभी कभी टीचर दूसरे ग्रुप्स में मूव कर जाता है, कभी कभी बच्चे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव कर जाते हैं जैसी आवश्यकताओं। इसको बोलते हैं स्टेशन शिक्षण, स्टेशन टीचिंग। उसके बाद चौथा मॉडल है पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग में क्या होता है? द क्लास इज स्प्लिट इन हाफ एंड ईच टीचर टेक्स वन ग्रुप। बोथ ग्रुप्स आर टॉट सेम थिंग। ठीक है, स्टेशन टीचिंग में क्या था? पूरे कक्षा को स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में बांट देते थे और दोनों टीचर अलग अलग कंटेंट पढ़ाते थे। पर पैरेलल टीचिंग में क्या है? कक्षा को आधा आधा बांट देते हैं और दोनों शिक्षक सेम कंटेंट बच्चों को पढ़ाते हैं। एक शिक्षक आधे बच्चों को वही कंटेंट पढ़ाता है और दूसरा शिक्षक आधे बच्चों को वही कंटेंट पढ़ाता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब वो रोटेट होते हैं तो इससे क्या होता है? एक ही कंसेप्ट को बच्चे दो तरह से समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल टीचिंग। तो शिक्षक पे भी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता कि उसको एक साथ बहुत बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों को भी ज्यादा अटेंशन मिलेगा। जब कम बच्चे होंगे तो उनको ज्यादा अटेंशन मिलेगा। तो ये भी एक कोलैबोरेटिव टीचिंग का मॉडल है। फिफ्थ, जो पांचवा मॉडल है वो है ऑल्टरनेटिव टीचिंग। ऑल्टरनेटिव टीचिंग में क्या होता है? वन टीचर हैंडल्स अ लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मीनवाइल the other teacher works with small group on a different lesson। ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कक्षा में 40 बच्चे हैं और उसमें से 10 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं जिनकी आवश्यकता एक जैसी है, तो एक छोटा ग्रुप उनका बना दिया जाता है जिनकी एक जैसी आवश्यकता है, और बड़ा ग्रुप सामान्य बच्चों का अलग बना दिया जाता है। तो एक शिक्षक बड़े ग्रुप को देखता है और दूसरा शिक्षक उस छोटे ग्रुप को देखता है जिनकी कुछ विशेष आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होता है जो जो बच्चे पठन पाठन में बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझने में उनको दिक्कत हो रही है, उनको
ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ज्यादा फोकस मिलता है, और स्मॉल ग्रुप होने के कारण उनकी जो कठिनाइयां हैं टीचर भी उनको अच्छे से समझ के उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो ये हुआ ऑल्टरनेटिव टीचिंग मॉडल। तो इस तरह से हमने देखा कि कोलैबोरेटिव टीचिंग के जो 5 मॉडल्स हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को इंक्लूड करते हैं, उनको टीच करते हैं और उनको उनके पठन पाठन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलिए।